जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो उपकरण, जो डिवाइस हम इस वक्त ऑडियो सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या यहाँ तक कि जिस फर्श पर हम चल रहे हैं, ये सब हमें एकदम ठोस लगता है ना? हाँ बिल्कुल। हमारी आंखें और हमारा रोजमर्रा का अनुभव तो हमें यही बताता है कि इन चीजों के अंदर सब कुछ पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन भौतिकी हमें एक बहुत ही अजीब, मतलब सच में हैरान करने वाली सच्चाई बताती है। विज्ञान के अनुसार ये जो भी ठोस लगने वाली चीजें हैं, ये असल में 99.99% तक पूरी तरह से खाली हैं। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला तथ्य है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बात की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, खासतौर पर 11वीं कक्षा के भौतिकी के नोट्स का अध्याय 12, वो हमें एक कमाल के ऐतिहासिक सफर पर ले जाने वाले हैं, 1897 से लेकर क्वांटम सिद्धांत के शुरुआती दिनों तक। और हमारा मकसद ये समझना है कि वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक गलतियों और सुधारों के जरिए परमाणु के असली रूप को कैसे पहचाना। और श्रोताओं को ये भी याद रखना चाहिए कि ये विषय केवल बोर्ड या नीट जैसी परीक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है। सही कहा। ये सीधे तौर पर हमारी वास्तविकता की बुनियाद पर सवाल उठाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1897 में। उस समय तक लोग मानते थे कि परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, वो सबसे छोटी इकाई माना जाता था। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। उन्होंने साबित किया कि परमाणु के अंदर बहुत ही हल्के और ऋणात्मक आवेश, मेरा मतलब है नेगेटिव चार्ज वाले कण मौजूद हैं। अब यहाँ एक तार्किक पहेली बन गई। बिल्कुल बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक परमाणु कुल मिलाकर उदासीन या न्यूट्रल होता है। तो अगर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है तो उसे बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी तो होना ही चाहिए। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए 1898 में थॉमसन ने अपना मशहूर प्लम पुडिंग मॉडल दिया। अगर हम इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो हम इसे एक तरबूज की तरह मान सकते हैं। अच्छा, तरबूज? हाँ, एक गोलाकार तरबूज। इसका जो लाल गूदेदार हिस्सा है उसे धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, जो पूरे परमाणु में एक समान रूप से फैला है। और उस लाल हिस्से में जो काले बीज जगह जगह धसे होते हैं, वे हमारे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं। सुनने में तो ये मॉडल बहुत ही साफ सुथरा और तार्किक लगता है, तरबूज और उसके बीज। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत तार्किक था। लेकिन विज्ञान तो सिर्फ तर्कों पर नहीं चलता ना जी। उसे तो कठोर प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतरना होता है। और थॉमसन का ये मॉडल एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोग के सामने टिक नहीं पाया। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक अकेला प्रयोग पूरे वैज्ञानिक समुदाय की सोच को पलट सकता है। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर झांकने के लिए एक प्रयोग का प्रस्ताव रखा, जिसे गाइगर मार्सडन प्रयोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने इसे अंजाम दिया। और श्रोताओं को यह जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि मार्सडन उस समय महज 20 साल के एक अंडरग्रेजुएट छात्र थे। एक सेकंड, सिर्फ 20 साल? हाँ, सोचिए, इतनी कम उम्र में कोई विज्ञान के इतिहास की दिशा बदल रहा था। अरे वाह, ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। तो अगर हम इस प्रयोग की बारीकियों को देखें तो उन्होंने किया क्या था? नोट्स बताते हैं कि उन्होंने बिस्मथ 214 नाम के एक स्रोत का इस्तेमाल किया था। सही। और इस स्रोत से 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले बहुत ही तेज अल्फा कणों की एक बीम निकाली गई। और अल्फा कण काफी भारी होते हैं ना? उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एकदम सही। और इन तेज भारी कणों को सोने की एक बेहद पतली पन्नी यानी गोल्ड फॉइल पर दागा गया। सोने की पन्नी जिसकी मोटाई सिर्फ 2.1 गुणा 10 की घात -7 मीटर थी, मतलब वो अकल्पनीय रूप से पतली थी। और सोनी को ही इसीलिए चुना गया क्योंकि उसे पीट कर इतनी पतली परत में बदला जा सकता है। अब देखिए, प्रयोग में पन्नी के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया गया था ताकि चमक दिख सके। बिल्कुल। जब भी कोई अल्फा कण उस पर्दे से टकराता तो एक हल्की सी चमक पैदा होती। अब थॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से सोचिए, पॉजिटिव चार्ज तो पूरे परमाणु में एक बहुत ही हल्के और फैले हुए रूप में मौजूद था। लाल गूदे की तरह। हाँ, तो उम्मीद ये थी कि भारी और तेज अल्फा कण उस पन्नी के आर पार सीधे निकल जाएंगे या बहुत ही मामूली सा मुड़ेंगे। लेकिन जो नतीजे आए, उन्होंने तो थॉमसन के मॉडल की धज्जियां ही उड़ा दी। पूरी तरह से। ज्यादातर अल्फा कण तो सीधे निकल गए, जिससे यह साबित हुआ कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि 8000 में से लगभग
एक कण 90 डिग्री से भी ज्यादा के कोण पर टकराकर वापस लौट आया है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने कागज के एक टुकड़े पर तेज रफ्तार गोली चलाई हो और वो कागज से टकराकर वापस आपे की तरफ आ जाए। बिल्कुल यही रदरफोर्ड के शब्द थे। इस एक घटना ने भौतिकी को हिला के रख दिया। इतने भारी अल्फा कण को 180 डिग्री तक वापस धकेलने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल की जरूरत थी, जो कि फैले हुए पॉजिटिव चार्ज से तो आ नहीं सकता। एकदम सही। ये बल तभी पैदा हो सकता था जब परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और उसका लगभग सारा द्रव्यमान एक बेहद सूक्ष्म जगह पर कसकर केंद्रित हो। और इसी छोटी सी जगह को रदरफोर्ड ने नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया। हाँ, और ये खोज एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमारे स्रोत में इस आकार को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। नोट्स बताते हैं कि एक परमाणु का कुल आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन नाभिक का आकार महज 10⁻⁻15 मीटर है। यानी परमाणु नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा है। सही। अगर हम इसे विजुलाइज करें तो मान लेते हैं कि परमाणु का नाभिक हमारा सूर्य है, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा सूर्य से 1,00,000 गुना दूर होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारी पृथ्वी और सूर्य की वर्तमान दूरी से भी 100 गुना ज्यादा दूरी पर चक्कर लगा रहा होगा। ये तुलना चीजों के असली अनुपात को बहुत खूबसूरती से सामने लाती है ना? यानी परमाणु का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। और इसी नतीजे ने रदरफोर्ड के ग्रहीय मॉडल को जन्म दिया, जिसे प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं। हाँ, यह कल्पना की गई कि जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। और नाभिक का जो आकर्षण बल है वो उन्हें गोल घूमने के लिए जरूरी अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। यहां तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक मुसीबत आ गई। और वो मुसीबत थी पुरानी भौतिकी। रदरफोर्ड का मॉडल प्रयोगों के आधार पर तो सही था, लेकिन मैक्सवेल के चिरसम्मत विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यानी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। वो नियम जो त्वरित आवेश या एक्सेलरेटिंग चार्ज के बारे में है। बिल्कुल। उस सिद्धांत के अनुसार कोई भी त्वरित आवेशित कण हमेशा विकिरण या रेडिएशन उत्सर्जित करता है। लेकिन यहाँ एक उलझन हो सकती है। कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो अपनी कक्षा में एक समान गति से घूम रहा है ना, तो वो त्वरित कैसे हो रहा है? यही तो भौतिकी का ट्विस्ट है। वेग या वेलोसिटी केवल गति नहीं है, उसमें दिशा भी शामिल होती है। एक वृत्ताकार कक्षा में घूमने के कारण कण की दिशा हर पल बदल रही है। और दिशा बदलने का मतलब है कि वेग बदल रहा है। और वेग बदलने का सीधा मतलब है कि कण त्वरित हो रहा है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लगातार त्वरित हो रहा है, तो पुरानी भौतिकी के हिसाब से उसे लगातार अपनी ऊर्जा बाहर फेंकनी चाहिए। एकदम सही। और अगर वो ऊर्जा खो रहा है तो उसकी कक्षा धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। वो एक स्पाइरल बनाते हुए सीधा नाभिक में जा गिरेगा। तबाही का चक्र। हाँ, फिगर 12.6 में यही दिखाया गया है। इस स्तर के हिसाब से तो परमाणु को 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में ढह जाना चाहिए था। तो अगर पुरानी भौतिकी के हिसाब से परमाणु तुरंत नष्ट हो जाने चाहिए थे और हम सबका वजूद ही नहीं होना चाहिए था, तो विज्ञान ने इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकाला? ये बहुत बड़ा संकट था। और इसके अलावा एक और खामी थी। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर गिर रहा है तो उसकी आवृत्ति लगातार बदलनी चाहिए, जिससे उसे एक सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। हाँ, लेकिन असल में गैसें जैसे कि हाइड्रोजन केवल कुछ विशिष्ट तरंग दैर्घ्य वाली रेखाएं ही उत्सर्जित करती हैं, जिसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल 2 मोर्चों पर फेल हो गया, स्थिरता और स्पेक्ट्रम। और फिर 1913 में एंट्री होती है नील्स बोहर की, जिन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। बोहर ने पुरानी भौतिकी के काम न करने पर क्वांटम विचारों को अपना लिया। हाँ, बोहर ने 3 बहुत ही स्पष्ट अभिग्रहित, जिन्हें हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, वो दिए। बोहर का पहला नियम इसी स्पाइरल वाले संकट का समाधान था। उन्होंने साफ कह दिया कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए कुछ निश्चित स्थायी कक्षाओं या स्टेशनरी स्टेट्स में घूम सकते हैं। मतलब उन खास कक्षाओं में विकिरण का नियम लागू ही नहीं होगा। बिल्कुल। उन्होंने पुरानी भौतिकी को परमाणु के अंदर एक तरह से अमान्य कर दिया। लेकिन वे खास कक्षाएं कौन सी होंगी,
ये कैसे तय होगा? यही उनका दूसरा अभिगृहित आता है, कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का एक पूर्ण गुणज हो। गणित में कहे तो L बराबर NH/2π, जहां n एक पूर्णांक है, 1, 2, 3। एकदम सही। इसे हम एक सीढ़ी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप सीढ़ी के पहले स्टेप पर खड़े हो सकते हैं या दूसरे पर, लेकिन आप उन दोनों के बीच हवा में नहीं खड़े हो सकते। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। ऊर्जा और कक्षाएं निरंतर नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग पैकेट या स्तरों में बंटी हुई हैं। और तीसरा नियम कहता है कि ऊर्जा का लेन देन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है। हाँ, Hν बराबर E∅ माइनस EF, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण केवल छलांग लगाते वक्त होगा। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम बोहर के ऊर्जा सूत्र को देखते हैं। E बराबर -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई भी सोच सकता है कि अरे, ऊर्जा ऋणात्मक यानी नेगेटिव कैसे हो सकती है? ये नेगेटिव साइन बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ आकर्षण बल से बहुत गहराई से बंधा हुआ है। मैंने इसे हमेशा एक कर्ज की तरह देखा है। कर्ज? कैसे? देखिए, अगर ऊर्जा शून्य है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आजाद है। लेकिन सबसे अंदर वाली कक्षा में, जहां n बराबर 1 है, वहां ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण के 13.6 के कर्ज में है। बहुत खूब। और अगर उस इलेक्ट्रॉन को आजाद करना है तो हमें बाहर से ठीक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का भुगतान करना होगा, जिसे हम आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एकदम सही। अब अगर हम पहली उत्तेजित अवस्था यानी n बराबर 2 में जाना चाहें तो सूत्र के हिसाब से ऊर्जा -3.4 आती है। तो मतलब n बराबर 1 से 2 में जाने के लिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होगी। हाँ, और जब इलेक्ट्रॉन वापस n बराबर 2 से 1 में गिरेगा तो वो ठीक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटॉन बाहर फेंकेगा। और इन्हीं निश्चित छलांगों ने हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम जैसे बामर सीरीज की पहेली को सुलझा दिया। बिल्कुल। और इसी कमाल के काम के लिए 1922 में बोहर को नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन विज्ञान में हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देता है ना? बोहर ने ये तो बता दिया कि कोणीय संवेग NH/2π होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। बोहर के पास इसका कोई भौतिक कारण नहीं था कि यही जादुई आंकड़ा क्यों। और इसका जवाब आने में 10 साल लग गए। 1923 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने इसका जवाब दिया। डी ब्रोगली ने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने भौतिकी के बुनियाद को फिर से हिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश, जिसे हम तरंग मानते थे, वो कणों की तरह व्यवहार कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन को भी एक तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कण नहीं है? नहीं, वो एक कण तरंग या पार्टिकल वेव है। जो इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण माना जाता था, वो लहर बन गया। इसे समझने के लिए स्रोत में गिटार के तार का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये बहुत ही विजुअल उदाहरण है। जब गिटार के तार को छेड़ा जाता है तो उसमें लहरें बनती हैं, लेकिन केवल वही लहरें टिक पाती हैं जो एक अनुनादी अप्रगामी तरंग यानी रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। बिल्कुल। डी ब्रोगली ने कहा कि वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की तरंग को भी उस कक्षा की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस में पूरी तरह फिट होना चाहिए। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के बाद तरंग को खुद से जुड़ना होगा। हाँ, वरना वो खुद को ही काटकर नष्ट कर लेगी। इसलिए कक्षा की परिधि 2πr इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य या लैम्डा का पूर्ण गुणज होनी चाहिए। तो समीकरण बना 2πr बराबर n लैम्डा। और डी ब्रोगली के खुद के सूत्र के अनुसार किसी भी कण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv होती है, जहां mv संवेग है। तो अगर हम लैम्डा की जगह h/mv रख दें तो चमत्कार हो जाता है। सच में गणित का जादू है ये। समीकरण को थोड़ा सा रीअरेंज करते ही वो खुद ब खुद बन जाता है mvr बराबर nh/2π। और mvr ही तो कोणीय संवेग है। बिल्कुल। बिना किसी अतिरिक्त मान्यता के केवल इलेक्ट्रॉन को एक खड़ी तरंग मानकर बोहर का वह नियम गणितीय रूप से साबित हो गया। ये सच में दिमाग को झकझोर देता है कि वो एक खड़ी तरंग की तरह गूंज रहा है।
लेकिन बोहर का मॉडल भी तो एकदम परफेक्ट नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बोहर के मॉडल की कुछ गंभीर सीमाएं थीं। ये केवल हाइड्रोजन समान यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर ही काम करता था। तो हीलियम या उससे बड़े परमाणुओं का क्या? उन पर ये फेल हो गया, क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉनों के आपसी प्रतिकर्षण या रिपल्शन को गिना ही नहीं था, और ये मॉडल स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता को भी नहीं समझा पाया। इसका मतलब है कि थॉमसन के तरबूज मॉडल की कमी ने रदरफोर्ड को रास्ता दिखाया। रदरफोर्ड की तबाही के चक्र ने बोहर को छलांग लगाने पर मजबूर किया, और बोहर की कमियों ने आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी की दरवाजे खोले। तो कुल मिलाकर विज्ञान एक निरंतर प्रक्रिया है, और आज की चर्चा हमें एक बहुत ही अजीब मुहाने पर लाकर खड़ी कर देती है। वो कैसे? देखिए, हम जिन चीजों को रोज छूते हैं वे हमें बहुत ठोस और असल लगती हैं, लेकिन अगर उन चीजों को बनाने वाले परमाणु अंदर से 99.99% खाली हैं और उनके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ठोस कण कम और लहरें ज्यादा हैं, तो फिर ये ठोस वास्तविकता जिसे हम छूकर महसूस करते हैं, असल में क्या है? जरा सोचिएगा।